सो हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। जो हमारी सीरीज़ चल रही है बायोडाइवर्सिटी की, मैं सबसे पहले यही बोलूँगा आप सबको कि आप एक काम करो। फिफ्थ वीडियो से ये वीडियो देखना स्टार्ट करो सीरीज़ को। फर्स्ट वीडियो से फोर्थ वीडियो तक हमारा क्लाइमेट चेंज है, फिफ्थ वीडियो से बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इतनी वीडियोस में पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा। मोस्टली आज का और कल लेक्चर में ये पूरा बायोडाइवर्सिटी सीरीज़ खत्म हो जाएगा। और यूपीएससी के लिए या फिर स्टेट पीएससी के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। अगर स्टेट पीएससी का सिलेबस सेम है यूपीएससी की तरह तो इतना काफ़ी है। इसके अलावा कोई और टॉपिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स में दिखता है तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि कल हमने बायो रिमेडिएशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। हम इसमें पढ़ने वाले हैं नेशनल पार्क्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, कम्युनिटी रिजर्व्स के बारे में, जो भी और डिफरेंट जो हमारे प्रोटेक्टेड एरिया रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब प्रोटेक्टेड एरिया की सबसे पहले बात हुई, जैसे कि मेरा सबसे पहले यही एक स्टांस रहता है कि मैं सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। तो प्रोटेक्टेड एरिया की जब हम इंडिया में बात करते हैं, हमारे पास नेशनल पॉलिसी आई थी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। कब आई थी? 1970 में आई थी। यही जो नेशनल पॉलिसी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 1970 वाली जो एक पॉलिसी आई थी, इसी ने नींव रखी थी प्रोटेक्टेड एरिया के रिलेटेड। ठीक है, इसने ये तो एक पहला स्टेप था, इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम। ठीक है, ये तो फर्स्ट स्टेप था। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्टेप हो गया वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड, वो हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो ये आपको नीचे इन्वायरमेंटल लेक्चर सीरीज मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। मैंने थंबनेल में बना के दिया हुआ है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं। थंबनेल में आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंने किस में पढ़ा है। और मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इन दोनों ने ही नींव रखी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए। ठीक है, तो जब 1972 का एक्ट आया था, जब नेशनल पॉलिसी ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए आई थी, उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 5 नेशनल पार्क्स और 60 सेंचुरीज मिला करती थी। ठीक है, अप्रोक्स बता रहे हैं। नेशनल पार्क्स तो एक्यूरेट 5 थी, सेंचुरीज अप्रोक्स जो है 60 हुआ करती थी उस टाइम पे। फिर उसके बाद जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तो इसने एक किस्म का मौका दे दिया कि अलग अलग स्टेट्स को, हाँ तुम बता सकते हो कि हम कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेट कर लेंगे अपने उसमें कि नेशनल पार्क्स कौन कौन सी बनी है, नए नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी बनी है। ठीक है, तो यहाँ से ही हमारे इंडिया का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क स्टार्ट हो गया था 1972 के बाद मेनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, आई थिंक वो ज़रूरत नहीं है मुझे बताने की। हालांकि थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे में, आपको बाकी थोड़े क्लियर हो जाएगा। हम इसको नेशनल पार्क के कंपैरिजन में पढ़ लेंगे। एक काम करते हैं, इसको नेशनल पार्क के कंपैरिजन में पढ़ लेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की बात करें, ये कौन नॉमिनेट कर सकता है, कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट दोनों को बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को कौन पावर देता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पावर देता है कि वो कि किसी भी साइट को अपनी स्टेट में नॉमिनेट कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क के बारे में। क्लियर, इतना क्लियर है? ओके, जब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क की, एक जो मेन डिफरेंस इन दोनों में आता है ना, वो आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में प्रोटेक्शन की जब हम बात करते हैं और कंजर्वेशन की बात करते हैं कि स्ट्रिक्टनेस कितना होगा, मतलब उस हिसाब से अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नेशनल पार्क में होती है, दूसरे नंबर पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे होती है। मतलब नेशनल पार्क में ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है। एग्जाम्पल मतलब समझाता हूँ कैसे। अब देखो, नेशनल पार्क में क्या होता है कि जो भी एरिया रहेगा ना, वहाँ पे अलाउड ही नहीं होता। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड ही नहीं है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज अलाउड ही नहीं है। ठीक है, ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, फार्मिंग अलाउड नहीं है, एग्रीकल्चर अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, यहाँ मिनिमम क्वांटिटी में जो भी
फैमिलीज वहाँ पे रह रही हैं, जो भी शेड्यूल ट्राइब्स वहाँ रह रहे हैं, उनको तंग नहीं किया जाता, उनको वहाँ पे ही रखा जाता है। तो मतलब हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों एक साथ रहते हैं, पर नेशनल पार्क्स में ऐसा नहीं होता है। नेशनल पार्क जब जहाँ पे नॉमिनेट की जाती है वहाँ पे मोस्टली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं की जाती। यही दोनों में मेन फीचर आ जाता है कि जैसे ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड है, नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है, जब हम लाइफ स्टॉक के ग्रेजिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं ये मोस्टली मतलब अब प्रॉपर 100% नहीं है, पर हाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो मोस्टली ग्रेजिंग लिख रहा हूँ, सॉरी अभी दिमाग में चल रहा था ग्रेजिंग। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहती है वो मोस्टली स्पीशीज़ के रिलेटेड होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ, सेंचुरी बताता हूँ, ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंपल सेंचुरी बताता हूँ। अभी तमिलनाडु में स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी बनाई है, ठीक है, स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी बनाई है। अब नाम दिया स्लेंडर लॉरिस, मतलब कहीं ना कहीं एक सिंपल स्पीशी को लेके बनाई गई है। तो वही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी होता है कि जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है कहीं ना कहीं वो एक एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर एनिमल को बचाने के लिए वो सेंचुरी बना दिया जाता है। इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जब हम बात करते हैं 500-600 प्लस हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में मिलती है। वही दूसरी तरफ हम नेशनल पार्क्स की जब बात करते हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर स्पीशीज़ के लिए नहीं होता, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बात की जाती है। और ये अप्रॉक्सीमेटली 106 है और हर महीने बढ़ती ही जा रही हैं नेशनल पार्क्स। ठीक है। नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया जितना भी है इसके रिलेटेड मैंने सीरीज लाई है। नेशनल पार्क से कौन कौन सी रिवर्स निकलती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है, कौन कौन से स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने उसमें कवर करा है। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 11 से 12 वीडियोज़ है, आप देख सकते हो। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जब हम सेंटर की बात करते हैं, सेंटर का ऐसा हम ये नहीं बोलेंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेंटर नॉमिनेट नहीं कर सकता। सेंटर भी नॉमिनेट कर सकता है, बट उसके रिलेटेड कुछ सर्टन कंडीशंस दी हुई हैं, हमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन कभी बन जाए तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि विद सर्टन कंडीशन सेंटर कैन ऑल्सो नॉमिनेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। सो दिस इज अबाउट द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर है इतना? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी पढ़ लेते हैं। एक आपका फुल टॉपिक ही ये रेडी हो जाएगा, फिर आपको सिंपल एक बार रिवीजन करना है अपने जो भी आपका बुक रहेगा, ठीक है, जो भी नोट्स रहेंगे। तो जब हम प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सिंपल क्या करती है, एक नोटिफिकेशन निकालती है। मतलब 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन निकालती है, नेक्स्ट स्टेप में फाइनल नोटिफिकेशन निकालती है, और उसके बाद एरिया लिमिट कर देती है। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। व्हेन वी टॉक अबाउट द सेंटर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपल नोटिफिकेशन से किसी भी एरिया को बना सकती है प्रोटेक्टेड एरिया। ठीक है, ये सिंपल सा डिफरेंस है। ओके, वन मोर थिंग, जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, ठीक है, बाउंड्रीज की बात करते हैं, जब हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, अगर तो वहाँ पे टेरिटोरियल वाटर्स आ रहे होंगे, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक नेशनल पार्क बनानी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निकालनी है, और वहाँ से एक रिवर निकल रही है, ठीक है, या फिर एक वहाँ पे लेक है, वहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है किसी रिवर की, या मतलब कोई भी वाटर बॉडी है, डैम है, कुछ भी है, तो उसके रिलेटेड ना कुछ लिमिट्स लग जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं परमिशन लेनी पड़ती है। कहाँ से? कंसल्ट करना पड़ता है हमें चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर, जो कि किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर। ये याद रखना कि अगर किसी दिन क्वेश्चन फंस गया ना, तो मोस्टली लोग ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे कि जब हम कभी किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं और वहाँ पे अगर कुछ भी रिवर वीवर आते हैं, तो ऐसा ऑप्शन बन जाएगा कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो याद रखना कि चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है उससे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर है इसको फिशरमैन्स के इंटरेस्ट अपने दिमाग में रखने होते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ढंग से वो लोग इस तरह से करते हैं। क्योंकि ऐसा हो जाए कि कोई स्ट्रीम निकल रही है किसी प्रोटेक्टेड एरिया से, और वहाँ पे फिशरमैन्स बहुत सारे डिपेंड होते हैं उन फिशेस पे, जो वहाँ से वो
फिशेज निकालते हैं, और अगर वो प्रोटेक्टेड एरिया बन गया तो कहीं ना कहीं तो उनका तो इंटरेस्ट चला गया ना उसमें, मतलब इंटरेस्ट इन द सेंस उनको तो नुकसान हो गया ना, फिशरमैन्स को उनका तो लाइवलीहुड चला गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट, वो कहाँ से अर्न करेंगे। सो इसलिए ये एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि जहाँ पे भी वाटर बॉडीज टेरिटोरियल वाटर्स होगा वहाँ पे ऐसा परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। और एक और बात करते हैं बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज का मतलब ऑल्ट्रेशन की, कि बाउंड्रीज हमने जब चेंज करनी है, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, जब भी हम बाउंड्रीज की बात करेंगे ये सिर्फ एक ही बॉडी कर सकती है। देखो एक बार बना दिया ना, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी वो बना दिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से कुछ भी बना दिया, ठीक है, एक नेशनल पार्क बना दी। अब जब उसकी बाउंड्री ऑल्टरेशन करनी है, ठीक है, बाउंड्री ऑल्टरेशन का मतलब क्या है, मोस्टली एक बात दिमाग में रखना कि बढ़ानी हो वो बढ़ा सकता है बट घटा नहीं सकते। एक बार नेशनल पार्क का एरिया जो है वो इतना सर्कल हो गया है, उसको कम नहीं कर सकते, हाँ बढ़ा सकते हैं। कम अगर करना है वो सिर्फ एक ही बॉडी कर सकती है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये हमने पढ़ा हुआ है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। किसमें पढ़ाया हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, उसी के अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। आप ये पीछे 2-3-4 वीडियोस पीछे करके आप देख सकते हो, ठीक है, ये सीरीज में मिल जाएगा आपको। सो वही ये काम कर सकते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ बॉडीज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, क्लियर है इतना? आपको बाउंड्री ऑल्ट्रेशन तक समझ आ गया होगा। अब एक छोटा सा पॉइंट है कि जब भी किसी पर्सन की राइट की बात करते हैं, या मतलब एक किस्म का अथॉरिटी जो होती है ना एक प्रोटेक्टेड एरिया की, वो अथॉरिटी होती है IFS ऑफिसर के हाथ में। दैट इज कौन होता है वो? उसको बोलते हैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है। मोस्टली केसेस में ये IFS ऑफिसर ही रहता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज से ही। ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है। तो कुछ भी अगर वहाँ पे जाना है या नहीं, मतलब कुछ भी रिसर्च करनी है, कहीं ना कहीं परमिशन लेके जाना है, वो हम पढ़ेंगे कि कौन एंटर कर सकता है प्रोटेक्टेड एरिया में। प्रोटेक्टेड एरिया में कौन एंटर कर सकता है? सबसे पहले वो बंदा एंटर कर सकता है जिसके पास परमिशन है। और परमिशन किससे लेनी है? परमिशन तो एक ही बंदे से लेनी है ना। कौन एक से बंदे से? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ठीक है, एक किस्म का वो हेड है उतने प्रोटेक्टेड एरिया का। तो इस हिसाब से मोस्टली जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज रहेंगे वहाँ हमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिलेंगे, या तो स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से फॉरेस्टर्स होते हैं वो, या तो वो मिलेंगे हमें, ठीक है, क्लियर है ना। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट की जब हम बात करते हैं, कौन लोग एंटर कर सकते हैं? अगर किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी का घर या किसी का प्लॉट या कुछ भी रीजन जो है वो उस प्रोटेक्टेड एरिया में आता है, तो वो पर्सन के पास राइट है कि वो वहाँ विजिट कर सकता है। कहाँ पे? प्रोटेक्टेड एरिया में विजिट कर सकता है। थर्ड, कोई भी पब्लिक हाईवे होगा कि आपने देखा होगा बहुत सारी ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जहाँ होता है, कहाँ होता है वो? मोस्टली प्रोटेक्टेड एरियाज के बीच में से हाईवेज निकाले होते हैं, उसी वजह से होता है। हालांकि गवर्नमेंट काम कर रही है कि अगर ये हाईवे निकल रहा है, इस तरफ भी प्रोटेक्टेड एरिया, इस तरफ भी प्रोटेक्टेड एरिया है, तो हम लोग यहाँ पे ना ऐसा ब्रिज बना दे, ठीक है, इसका बात चल रही है अभी। तो मोस्टली हो जाएगा 5-10 साल में ये ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब अभी तो बनना स्टार्ट हो गए हैं, काम ही ख़त्म हो जाएगा। कि जहाँ पे मोस्टली एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है वैसा उसको वो नहीं हो उसके लिए, ठीक है। तो क्या होता है पब्लिक हाईवेज पे, जहाँ से पर्सन खुद जो लोग पास होते हैं उनको अलाउड होता है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया से गुजर सकते हैं, क्योंकि वो होता है तो पब्लिक हाईवे ना, ठीक है। और कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो ड्यूटी पे है, ठीक है, असिस्टेंट फॉरेस्टर हो गया, कोई फॉरेस्टर हो गया, कोई भी मतलब जो ड्यूटी पे पब्लिक सर्वेंट होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, वो एंटर कर सकता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब प्रोटेक्टेड एरिया का सिस्टम कैसे चलता है, कि मतलब कैसे नॉमिनेट होती है, कैसे नहीं होती, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, याद करो मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसके बारे में भी बताया था। ये क्या करती है? एडवाइस करती है। किसको एडवाइस करती है? स्टेट गवर्नमेंट को। ये क्या करेगी? एडवाइस करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। जब स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये क्या करेगा? ये सिलेक्ट करेगा एंड मैनेज करेगा एरियाज को। क्या ये सिलेक्ट करेगा और मैनेज करेगा एरियाज को और प्रोटेक्टेड एरिया बना देगा। बट एक्चुअली में साइन कौन करेगा? एग्जाम्पल के तौर पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। कुछ भी करना हो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के कान में डाल देता है कि ऐसा ऐसा करना है, पर एक्चुअल में जो अथॉरिटी वो किसके हाथ में है? प्रेसिडेंट के हाथ में ना।
उसका तो साइन हर जगह चाहिए ना। वैसे ही यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है वो सिलेक्शन और मैनेजमेंट करता है, पर कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में कान में डाल देता है कि ऐसा ऐसा करना है, और स्टेट गवर्नमेंट साइन कर देता है और वो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया बन जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आई नो ये 4 मिनट एक्स्ट्रा हो गए जहाँ जब मैंने बोला था कि इतना ही पढ़ेंगे, पर पहले मैंने सोचा कि नहीं पढ़ाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि चलो ये टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा आप लोगों का भी, तो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, तो क्लियर इतना। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कंजर्वेटिव रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेटिव रिजर्व, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि जब 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ये तब से ही एग्जिस्ट करता है। तो आंसर है नो, ये आया था 2003 में। जब हमने, देखो याद करो, जब हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा उसमें मैंने आपको बताया कि 7 अमेंडमेंट्स आई थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था कि 1991 अमेंडमेंट जो आई थी उसमें कौन सी बॉडी बनी थी, 2003 में क्या बॉडी बनी थी। सेम उन लोगों को पता होगा जो ये सीरीज स्टार्टिंग से बायोडाइवर्सिटी की देख रही है, मोस्टली उन लोगों का डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और आई थिंक सो ईजिली आप लोग जितने मेरे लेक्चर्स रहेंगे, लाइक 20 लेक्चर्स में अगर मैं इन्वायरमेंट ख़त्म कर रहा हूँ, आपके भी 20 डेज में इन्वायरमेंट ईजिली ख़त्म हो जाएगी। और आप लोगों को भी इसके रिलेटेड आपको क्या करना है, उसके बाद सिंपल जो भी करंट चल रहा है उसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करते रहो। इस तरह से इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, जो कि बड़ा मिथ बन चुका है आजकल। ठीक है, ओके। सो 2003 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट आया था, उस अमेंडमेंट से ही कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेटिव रिजर्व हमें मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका जो कंजर्वेटिव रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व को ये एक किस्म का अथॉरिटी, मतलब बोल सकते हैं हम, बैकिंग मिल गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग मिल गया था, लीगल बैकिंग मिल गया था कि एक किस्म का कि इस तरह से भी हम लोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम बात करते हैं सबसे पहले कंजर्वेटिव रिजर्व की। कंजर्वेटिव रिजर्व की बात करते हैं। जब हम कंजर्वेटिव की बात करते हैं, ये वो वाला एरिया पे कंजर्वेटिव रिजर्व होता है जो कि स्टेट ओन्ड है, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं असम है। ठीक है, असम का ये एरिया है। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ज़मीन है उसमें से ये भी एरिया स्टेट गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, उसके आसपास हमें ना, उस एरिया के आसपास हमें या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या तो नेशनल पार्क मिल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाई होती है। ठीक है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है इस अमेंडमेंट में कि आपको ये कमेटी बनानी है। क्या नाम है इसका, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, CRMC। ये हर एक स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया आपको बनानी है। ठीक है, जहाँ जहाँ हम लोग को जिस जिस स्टेट्स में हम लोग को कम्युनिटी रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व मिलेंगे वहाँ पे ये कमेटी होगी। ठीक है, ये कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी क्या करती है, ये मिलती है लोकल कम्युनिटी के साथ, जो भी आसपास की लोकल कम्युनिटीज रहती है ना, उनको ये कंसल्ट करती है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ये हमें मिल रहा है नेशनल पार्क। ठीक है, इसके आसपास रीजन या ये वाला रीजन या ये वाला रीजन, यहाँ पे कुछ एरिया मिल रहा है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बफर जोन 1 किलोमीटर यहाँ तक स्ट्रेच हो गया। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरिया का बफर जोन मतलब जहाँ तक ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा अलाउड नहीं होती। ठीक है, इस एरिया में क्या कर रहा है, अब स्टेट की लैंड है तो स्टेट क्या करेगा कि बोलेगा हाँ ठीक है मेरी मर्जी, मैं कंजर्वेशन रिजर्व बनाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी जो होगी वो लोकल कम्युनिटी के साथ कंसल्ट करेगी, डिस्कस करेगी, और किसी भी गवर्नमेंट लैंड को फिर वो लोग कंजर्वेशन रिजर्व बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द कंजर्वेशन रिजर्व। डोंट गो दैट मच डीप इनसाइड दिस टॉपिक बिकॉज इट्स कॉस्ट बेनिफिट इज सो लो, तो ये पेपर में मोस्टली नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा जी के टाइप का है। दैट इज फर्स्ट जो हमें मिलता है वो है तिरुपदई मराथुर। ये हमें कंजर्वेटिव रिजर्व मिलता है कहाँ पे, तिरुनुलुवेली, तमिलनाडु। और ये मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी ऐसी है बिकॉज आई एम फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, क्लियर रहता हूँ। सो ये पहला जो हमें कंजर्वेटिव रिजर्व मिलता है वो तमिलनाडु में मिलता है। ठीक है, तो ये जो कम्युनिटी रिजर्व है मोस्टली किसके लिए है, ये भी लिख ही लो, ये एक्चुअली में प्रोटेक्ट करता है बर्ड्स के नेस्टिंग को।
और ये मोस्टली विलेजर्स ही प्रोटेक्ट करते हैं उनको, ठीक है। इधर स्टेट गवर्नमेंट का ज़्यादा हाथ नहीं है, विलेजर्स ही इसके रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है। सो इतना क्लियर है। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं कम्युनिटी रिजर्व की। वो भी छोटा सा टॉपिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। कोई भी कॉमन लैंड हो, कोई भी प्राइवेट लैंड हो, अगर तो जिसकी लैंड है ये, वो एग्री कर गया, या तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कि स्टेट गवर्नमेंट आप ना, असम गवर्नमेंट आप ना मेरी लैंड को ना कंजर्वेटिव, ये कम्युनिटी रिजर्व बना दो, ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व बना दो। क्यों एक्चुअली में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेनली ये इसलिए किया जाता है क्योंकि उस एरिया की जब ये कम्युनिटी रिजर्व बन जाएगा, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो जाएंगी, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्राइवेट लैंड की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा एरिया नहीं होगा कि आप बोलो कि हाँ 1 हेक्टेयर लैंड है तो उसको कम्युनिटी रिजर्व बना दो, थोड़ा सा बड़ा एरिया होगा, जो हम बोल सकते हैं किसी जो कम्युनिटीज रहती होंगी उन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि आप इस प्राइवेट लैंड को कम्युनिटी रिजर्व बना दो। तो कहीं ना कहीं हमें ये पढ़ के तो ये पता चल गया कि जो जो कम्युनिटी रिजर्व होती हैं वो लोगों की लैंड होती हैं, और वो रिक्वेस्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारा ये रिजर्व बनवा दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ज़बरदस्ती ये लैंड उनसे नहीं लेती है, ठीक है। और इसमें इसमें भी कमेटी बनती है जिसका नाम होता है कम्युनिटी, सेम जो ऊपर पड़ी थी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, वहाँ हमने कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी पढ़ी थी, इसका नाम है कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। इसका भी सेम काम होता है, मैनेज भी यही करते हैं, लोकल कम्युनिटी के साथ करते हैं। अगर वॉलेंटरी होगा, मतलब कोई कॉमन लैंड होगी, प्राइवेट लैंड होगी, अगर लोग चाहते हैं कि हम वॉलेंटरली इसको बदलना चाहते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, सिंपल एक नोटिफिकेशन निकालेगा, तो किसी भी लैंड को कम्युनिटी रिजर्व का दर्जा दे देगा। क्लियर है आप लोगों को इतना? और अगर इन केस ऐसा होता है कि वो क्या बोलते हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर जोन में आ रहा है, कुछ भी वैसा है, तो क्या करते हैं गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स रहेगी रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद वो कम्युनिटी जो रहेगी मैनेजमेंट कमेटी, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, उनको बोलेगी, और वो क्या करेंगे, वो अप्रूवल लेंगे किनसे, जो आसपास के लोग हैं जिनकी लैंड है, ठीक है, वो परमिशन लेंगे। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो कम्युनिटी रिजर्व बन जाएगा, अगर नहीं दी तो नहीं बनेगा। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से उसको बना देगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेटिव रिजर्व। आई थिंक सो मोस्टली लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो आगे बात करते हैं कोस्टल प्रोटेक्टेड एरियाज के बारे में, या जिनका नाम है मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। ये एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद अगर देखेंगे छोटा टॉपिक पढ़ेंगे तो इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया, इसको देखिए क्या पता चल रहा है, कहीं ना कहीं कोस्ट के पास ही होगा ना, कहीं जहाँ पे कोई दरिया होगा, समुद्र जहाँ रहेगा, वहाँ पे उसके आसपास जो एरिया रहेगा वहाँ पे हम लोग कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज बनाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है, इसमें हम कैटेगरीज पढ़ते हैं। कैटेगरी 1 होता है, कैटेगरी 2 होता है एंड कैटेगरी 3 होता है, मतलब 3 कैटेगरीज होती हैं। और जो कैटेगरी 3 होती है वो सब डिवाइडेड होती है 2 में, एक होता है ए, एक होता है बी। अभी हम पढ़ेंगे इसका क्या हो गया, कैटेगरी 3A और कैटेगरी 3B, ठीक है। कैटेगरी A 1 की जब हम बात करते हैं, ये मोस्टली डिपेंड होता है, आपको दिमाग में ये रखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के साथ मतलब डिपेंड होता है, ठीक है, मतलब इनके साथ इंटरलिंक होता है। और कैटेगरी 2 की बात करते हैं तो ये मोस्टली आइलैंड्स के साथ होता है। कैटेगरी 3 की बात करते हैं 3A की, तो ये सैंडी बीचेस जो भी रहती हैं उसके बारे में बात करता है। और जो 3B है वो एवरग्रीन और जो भी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे आइलैंड के, वहाँ के बारे में बात करता है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमें कोई सी मिल रहा है, उसके आसपास हमें प्रोटेक्टेड एरिया जो मिलेगा वो किस तरह का होगा। 3 कैटेगरीज के हम एरिया बनाते हैं। पहले एरिया में हमने बात करी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब कहीं भी कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं जैसे सुंदरबन है, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, तो कहीं ना कहीं वो हमें एक प्रोटेक्टेड मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी मिलता है, कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया भी मिलता है कहीं ना कहीं, ठीक है।
तो उसी हिसाब से, क्योंकि नेशनल पार्क है वो कहीं ना कहीं कोस्ट के पास ही हमें मिल रही है, या गिर नेशनल पार्क देख लो गुजरात में, ठीक है। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उतना डीप नहीं जाएंगे। तो आपको इतना समझ आ गया कि मोस्टली कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया में कैटेगरी 1 में कौन आएंगे, जो भी मैंग्रोव वाला साइड का एरिया होगा, कोरल रीफ्स वाला एरिया होगा, क्रीक्स वाला रीजन होगा, एस्टरीज, लगून्स या सी ग्रासेस बेड्स जहाँ होंगे, तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और आइलैंड्स की बात करते हैं, ये तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो है, और बाकी जो मैंने आपको बताया मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, क्रीक्स, उसके एस्टरीज, लगून्स, ये सब है, ये तो चलो कॉमन सेंस है। मेजर कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें आइलैंड्स आते हैं, जो मोस्टली मैरीन इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं, मेजर पार्ट आइलैंड्स के एरिया में आ जाता है। कुछ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी, मतलब मोस्टली तो मैरीन इकोसिस्टम ही आता है इसमें, पर कुछ एरिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी आता है, क्योंकि आइलैंड्स की जब हम बात करते हैं, हालांकि थोड़ा सा ही लैंड मिलता है आइलैंड्स में हमें, ज़्यादा बड़े आइलैंड्स नहीं रहते हैं जगह। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स के, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द आइलैंड्स। अगर इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा ना, तो आपको क्या पूछने वाले, कैटेगरीज के बारे में बताने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि कैटेगरी 1 में क्या है, कैटेगरी 3A में क्या है, तो इस तरह क्वेश्चन आएगा। बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो दिस इज अबाउट द सैंडी बीचेस, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा हो सी वाटर के साथ, और ये हो गया एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आइलैंड्स के, इसके बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज अबाउट द कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया। और ये मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ये वैसे बताने की जरूरत नहीं, मोस्टली लोगों को पता होगा। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं कि मोस्टली क्या होता है कि कुछ ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं किसी किसी स्टेट्स में, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज़ की एग्जांपल हम इकलौता नहीं लेंगे, और मैं हर बार ट्राइबल कम्युनिटीज़ की एग्जांपल इसलिए लेता हूँ कि मोस्टली जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज में लोग रहते हैं वो ट्राइबल्स ही रहते हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स रहते हैं। तो ट्राइबल एरिया की हम बात कर रहे थे सेक्रेड ग्रुप्स में, तो मोस्टली जो ट्राइब्स रहते हैं उनका क्या मान्यता होती है, उनके दिमाग में क्या होता है कि जो किसी किसी एरिया, किसी किसी फॉरेस्ट रीजन में ना उनके पूर्वज रह रहे हैं, उनकी सोल्स रह रहे हैं, उनकी आत्माएं रह रही हैं, उनका ये मानना होता है बहुत सारे ट्राइबल्स का। या जहाँ पे उन्होंने उनको जहाँ पे उनका क्रीमेशन किया होता है, यहाँ कहीं भी जहाँ पे उनको ब्यूरी किया होता है, तो उनका कहीं ना कहीं ये मान्यता होती है कि वहाँ पे उनका सोल है। तो अगर हम उस रीजन में जाके कुछ भी छेड़खानी करेंगे, उस रीजन में क्या होता है, ना ही हम कोई फल उतार सकते हैं, ठीक है, ना ही हम ग्रेजिंग के लिए जाएंगे, ना ही हम वहाँ पे पानी के रिलेटेड कुछ काम करेंगे, ना ही कोई किसी चीज़ को छेड़ेंगे। मोस्टली जो जैसा है वैसा ही रहने देंगे, जितनी ग्रीनरी हो रही है उतनी रहने देंगे। तो दीज आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रुप्स। मोस्टली ये लोगों की थिंकिंग पे ही डिपेंड करता है, पर आजकल ऐसा दिख रहा है कि ये सेक्रेड ग्रुप्स जो है वो क्वांटिटी में कम होते जा रहे हैं। टाइम के साथ लोगों की ये जो थिंकिंग है वो चेंज होती जा रही है। लोगों को यही होता है कि अगर हम वहाँ पे कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके सोल जो है, उनके पूर्वजों के जो सोल है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये उनकी थिंकिंग होती है। इसलिए उस रीजन्स में हमें सेक्रेड ग्रुप्स बना देते हैं। सो दिस इज द मेन आइडिया अबाउट द सेक्रेड ग्रुप्स। अगर सेक्रेड ग्रुप्स के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा भी, तो वो साइट के रिलेटेड आएगा, जो अलग अलग हमें सेक्रेड ग्रुप्स अलग अलग स्टेट्स में मिलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली सेक्रेड ग्रुप्स की लिस्ट में तो नहीं जा रहा, तो अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स में हमें सबसे ज़्यादा सेक्रेड ग्रुप्स मिलते हैं, उसमें से मोस्टली जो है केरला और कर्नाटका रीजन में हमें सेक्रेड ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है। लिस्ट आपको मिल जाएगी किसी भी बुक पे, जो भी आप बुक पढ़ रहे हो इन्वायरमेंट की, आपको मिल जाएगी, थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर है इतना? सो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। कल हम पढ़ेंगे कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स के बारे में, कि इसके रिलेटेड कौन कौन से इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है। उसके बाद शायद से एक टॉपिक रहेगा, या अगर शायद से कल का ही लास्ट लेक्चर होगा बायोडाइवर्सिटी का, उसके बाद हम लोग इकोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।